अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लिटरेरी थ्योरी को। लिटरेरी थ्योरी होती क्या है? तो लिटरेचर में किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए लिटरेरी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी के मुख्तलिफ मीनिंग हैं, उसको एक बिलीफ के तौर पर लिया जा सकता है, जो कि हर इंसान का अपना जो है वो इंडिविजुअल बिलीफ होता है और ये बिलीफ दूसरों से मिलता-जुलता या मुख्तलिफ भी हो सकता है। एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ लोग अपनी थ्योरी के हिसाब से मुख्तलिफ मीनिंग ले सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम लिटरेरी थ्योरी को मुख्तलिफ रंगों के ग्लासेस के तौर पर ले सकते हैं। जिस शख्स ने मुख्तलिफ रंगों के ग्लासेस लगाए होंगे, वो उस टेक्स्ट को उस कलर के हिसाब से, उस बिलीफ के हिसाब से अंडरस्टैंड करेगा। तो अब बेनिफिट्स की बात करें कि इस लिटरेरी थ्योरी का आखिर बेनिफिट्स क्या हैं, तो लिटरेरी थ्योरी के जो बेनिफिट्स हैं वो 4 बेनिफिट्स हैं। लिटरेरी थ्योरी किसी भी टेक्स्ट को और उसके राइटर के दरमियान जो है वो रिलेशन है, उसकी जो है वो एक्सप्लेनेट करती है, उसकी वजाहत करती है। लिटरेरी थ्योरी हमें बताती है कि लिटरेचर को समझने के लिए क्लास, रेस और जेंडर को समझना बहुत ज़रूरी है। लिटरेरी थ्योरी एक फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देती है जिससे किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट के जो हिडन मीनिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। और नंबर 4 जो है वो लिटरेरी थ्योरी एक ही टेक्स्ट है उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखने की काबिल बनाती है, क्योंकि जो है ना एक लिटरेरी थ्योरी के बगैर जो टेक्स्ट है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और अगर हम उसको टेक्स्ट पे वो जो भी है या मार्क्सिस्ट अप्लाई करते हैं या फेमिनिज्म थ्योरी अप्लाई करते हैं या साइकोएनालिसिस की थ्योरी अप्लाई करते हैं, कोई भी थ्योरी अप्लाई करते हैं, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो एक ही टेक्स्ट है लेकिन थ्योरी अलग-अलग लगाने से उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो उसका हिडन मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम ये तो थोड़ा-सा बिलीफ जो था वो इंट्रो था अबाउट लिटरेरी थ्योरी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्क्सिज्म है। हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करेंगे और मार्क्सिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे। उसके जो फाउंडर थे, यानी जो जिन्होंने ये नज़रिया, जो मूवमेंट थी या जो थ्योरी जो प्रेजेंट की थी, वो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मार्क्सिज्म को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। फिर हम उसको किसी एक टेक्स्ट पे जो है वो अप्लाई करेंगे कि उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 को पैदा हुए। ये एक फ़िलासफ़र, ऑथर और सोशल थ्योरिस्ट थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। ये कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म पर अपनी थ्योरीज़ के बारे में मशहूर हैं। उन्होंने फ्रेडरिच एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक जो है वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये पब्लिश किया था। उसके अंदर इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी और इस चीज़ के इनको पैसे मिले थे कि आप जो है वो कैपिटलिज़्म के ख़िलाफ़ बोलें। बाद में इन्होंने एक और वर्क भी लिखा जिसका नाम था डास कैपिटल। इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो बर्लिन में 1867 में, जबकि सेकंड और थर्ड वॉल्यूम जो है 1885 और 1894 में पोस्टहमसली के तौर पर पब्लिश हुए, जिसमें उन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को डिस्कस किया। मार्क्सिज्म के अलावा इन्होंने एक बहुत ही अहम थ्योरी पेश की जिसका नाम था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। कार्ल के वालिद एक कामयाब जूइश लॉयर थे, लेकिन ये ल्यूथरनिज्म में कन्वर्ट हो गए कब? कार्ल की पैदाइश से पहले ही। कार्ल ने बॉन और बर्लिन में लॉ को स्टडी किया और बर्लिन में ये हेगल फिलॉसफी ऑफ JWF से इंट्रोड्यूस हुए। बहुत छोटी उम्र में ही ये रिडिकुलिज्म। अब रिडिकुलिज्म क्या होता है? रिडिकुलिज्म होता है, ये वो लोग होते हैं जिनका जो नज़रिया या एक्शन, जिनकी आइडियोलॉजी या एक्शन जो है वो पॉलिटिक्स यानी सियासी और समाजी यानी कि सोशल रिफॉर्म्स में एडवोकेट करते हैं ये लोग। यानी वो अपनी रिफॉर्म्स, अपने दलाइल देते हैं, इस्लाहात लेके आते हैं किन चीज़ों में? सोशल में और पॉलिटिक्स में। ये इनका नज़रियात होते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो रिडिकुलिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे अपनी अर्ली चाइल्डहुड में। मार्क ने 1841 में जीना की यूनिवर्सिटी में
डॉक्टरेट को वसूल किया, लेकिन उनका जो रेडिकल बिलीफ की वजह से उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला या वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए और उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और बाद में ये कलगन के लिबरल न्यूज़पेपर जिसका नाम था काइनाशिप साइटोंग, ये एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर के तौर पर काम करने लग गए। इन्होंने फ्रांस में भी कुछ वक्त गुजारा जहां उनकी मुलाकात उनके बहुत ही प्यारे दोस्त फ्रेडरिच एंगल से हुई और उन्हें जो है वो दोनों को फ्रांस से निकाल दिया गया। उन्हें बहुत से मुल्कों जहाँ पे भी गए वहाँ से उन्हें निकाला गया, उन्हें फ्रांस से निकाल दिया गया। ये कुछ वक्त के लिए बेल्जियम चले गए और फिर लंदन, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बच्चों और बीवी के साथ गुजार दी। 14 मार्च 1883 को उनकी ब्रोंकाइटिस की वजह से डेथ हो गई और उन्हें हाईगेट सेमेंट्री में दफनाया गया लंदन में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्क्सिज्म क्या होता है, द की टेक वेज ऑफ मार्क्सिज्म देखेंगे। और मार्क्सिज्म होता क्या है? मार्क्सिज्म एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जिसका आइडिया कार्ल मार्क्स ने पेश किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के दरमियान स्ट्रगल पाई जाती है। कार्ल के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप के नेचर है वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी कि बहुत ही तबाहकुन है, जिसकी वजह से जो लोअर क्लास है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो लोगों के दरमियान जो डिफरेंट क्लासी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, लोअर क्लास और अपर क्लास के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, वो किस वजह से पाया जाता है? वो कैपिटलिस्ट और वर्कर के दरमियान जो रिलेशन के और उनके दरमियान जो एक्सप्लॉयटिव रिलेशनशिप है उसकी वजह से पाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अपर क्लास हमेशा वर्किंग क्लास को दबाने की कोशिश करती है। कैपिटलिस्ट सिर्फ पैसे लगाते हैं जबकि वर्किंग क्लास सारा काम करती है बहुत ही कम सैलरी पे। इस तरह प्रॉफिट का ज़्यादातर पैसा जो है वो लगाने वाले को मिलता है और गरीब तर होता जाता है। इसकी अगर हम मिसाल लें तो जैसे हम मिसाल लेते हैं कि जो एक चेयर बनाने वाला है, मज़दूर बनाते हैं, जो वर्कर होते हैं वहाँ पे बनाते हैं, और जो इन्वेस्टर है वो जस्ट इन्वेस्ट करता है और यकदम अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो जो प्रॉफिट, अगर वो 100 रुपये की कोई चीज़, अगर 1000 रुपये की एक चेयर उसने बनाने का ठेका दिया हुआ है तो मज़दूर तो कर देंगे, लेकिन अगर मार्केट में लकड़ी की प्राइस बढ़ जाती है और वही चेयर अगर उसे 4000 की बिकती है तो वो जो 3000 का प्रॉफिट है, ये नहीं है कि वो 50-50 करे, 2000 दे, नहीं, उसने मज़दूर को वही 1000 देना जिसमें उसकी बात हुई है और ख़ुद वो ऊपर जो है वो 3 गुना प्रॉफिट रखेगा अगर वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो ये वाली बात का मार्क्स कर रहा है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो सिर्फ पैसे लगाते हैं जबकि वर्किंग क्लास सारा काम करती है और बहुत ही कम सैलरी पे। इस तरह प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो पैसे लगाने वाले को मिलता है और गरीब तर होता जाता है। कॉल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन जो वर्किंग क्लास अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी और कैपिटलिस्ट का राज ख़त्म हो जाएगा और इकॉनमी का कंट्रोल होगा वर्किंग क्लास के हाथों में। अब इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग देखें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म को हम सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी भी कह सकते हैं। मार्क्सिज्म को कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिच एंगल्स ने 1848 में एक पम्फलेट जिसका नाम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसमें पेश किया। मार्क्सिज्म इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जाहिर सी बात है कार्ल मार्क्स ख़िलाफ़ थे कैपिटलिज्म के। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एक माशरे में बहुत सी सोशल क्लासेस होती हैं। एक क्लास के मेंबर्स एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं। बहुत सी क्लासेस होने की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है और यही वजह बनती है कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के प्रोड्यूस होने की, कैपिटलिस्ट सिस्टम बनने की वजह क्या बनती है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें 2 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास को हम जो है वो क्या कहते हैं? बर्जुआजी क्लास या बिजनेस ऑनर्स, दे ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरी क्लास को हम क्या कहते हैं? प्रोलेटेरिएट। ये वर्कर को कहा जाता है जो कि काम करते हैं, मेहनत करते हैं और प्रॉफिट सारा दूसरी क्लास को मिल जाता है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बिजनेस ओनर्स जो है वो इंसेंटिव इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू वो कम वेजेस में, कम वक्त में मज़दूरों को लालच देकर उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं। उससे ओनर और लेबर्स के दरमियान जो है वो अनफेयर इम्बैलेंस पैदा होता है।
कार्ल को उम्मीद थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रेवोल्यूशन होगी, गरीब अपने हक के लिए लड़ेंगे, उनके पास प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा और कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया जाएगा। कार्ल जानता था कि कैपिटलिज्म जो है वो मुल्क की खुशहाली के लिए ख़तरा है। ये गैर ज़रूरी जो है वो कंपटीशन की वजह बनता है, जिसमें इनइक्वालिटी होती है। उसका ये कहना था कि प्राइवेट ओनरशिप्स को कलेक्टिव ओनरशिप से रिप्लेस कर देना चाहिए। पहले सोशलिज्म फिर कम्युनिज्म के थ्रू, जिसके रिज़ल्ट में सोशल क्लास का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। Karl Marx believes that the proletariat would overthrow capitalism in a violent revolution। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस थ्योरी के अंदर। अब अगर हम इसका मुआवजा करें, कम्युनिज्म का मुआवजा करें सोशलिज्म का, और सोशलिज्म का मुआवजा करें हम कैपिटलिज्म के साथ, तो मार्क्स और एंगल्स के आइडियाज़ को कम्युनिज्म के थ्योरी और प्रैक्टिस के ग्राउंड वर्क के तौर पर इस्तेमाल होते हम देखते हैं। कम्युनिज्म से मुराद एक क्लास लेस सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रॉपर्टी और वेल्थ को जो है वो कॉमनली ऑन किया जाए, यानी कोई भी क्लास सिस्टम ना हो, कोई प्राइवेट क्लास सिस्टम ना हो। जैसा कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, चाइना और क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट ही है। A communist government is a government that eliminates personal property, money and class system। इस तरह सोशलिज्म से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की पब्लिक ओनरशिप होती है, लेकिन इंडिविजुअल की अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सोशलिज्म को कम्युनिज्म से पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसकी सपोर्टर जो हैं वो सोशलिज्म के जो सपोर्टर हैं वो जोर होते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है वो जिसमें जो है वो एग्लिटोरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, वर्कर के दरमियान जो है वो सॉलिडिटी हो और उनके वर्किंग कंडीशन बहुत जो है उनको वर्किंग कंडीशन जो है वो बेहतर फराहम की जाए, और लैंड और मैन्युफैक्चरिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो कॉमन ओनरशिप हों, यानी जो ओनर है और उस चीज़ का वो और जो वो वर्कर है उनके दरमियान वो कॉमन चीज़ें हों। क्या कौन सी, वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, जो लैंड है और जो चीज़ें उनके लिए बेहतर प्रोवाइड की जाएँ। दूसरे लफ्ज़ों में कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म रिजेक्ट करते हैं कैपिटलिज़्म को। वो कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म किया जाए, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स दी जाएँ। एक कैपिटलिज़्म निज़ाम में सारा कंट्रोल सिर्फ़ कुछ ही लोगों के पास होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉफ़िट उन्हीं को जाता है। ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए और इक्वलिटी आनी चाहिए। अब इस जो है मार्क्सिज़्म पे, ये मार्क्सिज़्म का कंसेप्ट था, मार्क्सिज़्म पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। इसके जो थ्योरी ने बहुत सी थ्योरिस्ट को इंस्पायर किया, लेकिन इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। मार्क्स का मानना था कि अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो उससे बेटर गुड्स नहीं मिलेंगे, यानी कि चीज़ों की इक्वालिटी कम होगी, जो कि बिल्कुल भी सच साबित नहीं हुआ। इस तरह जो है वो कैपिटलिज़्म में कैपिटलिस्ट के दरमियान बैंकरप्सी हो गई। उसके साथ साथ जो मार्केट इकॉनमी में सप्लाई डिमांड की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इन कुछ सालों में कंपटीशन बढ़ने की वजह से कैपिटलिज़्म का निज़ाम अब तक जो है वो चल सका है। इस तरह वेजेस को बढ़ाया गया, अगरचे बहुत से सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सच तो ये है कि अगर एक सोसाइटी में कंपटीशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो तो हम एक सोसाइटी को मटेरियलाइज़ नहीं कर सकते। हमें सोसाइटी को जो है वो किसी भी बेस पे सोशलाइज़ नहीं कर सकते अगर उसमें कंपटीशन ना हो, क्योंकि सभी बैठ जाएंगे, सभी बराबर होंगे, कोई ऊंचा नहीं होगा, तो एक कंपटीशन नहीं होगा, लोगों के अंदर काम करने का जो है वो जज्बा नहीं होगा। तो अब किसी एलीट क्लास की तरफ देख के हमारे अंदर वो एक जो है वो एग्रेशन आता है कि हमें भी वैसा बनना चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि एक सोसाइटी में कंपटीशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो तो हम एक सोसाइटी को मटेरियलाइज़ नहीं कर सकते। और 20वीं सेंचुरी की हिस्ट्री में हमें ये बताती है कि जो है वो ये कंसेप्ट जो है वो अनवर्केबल था। कौन सा? मार्क्सिज्म वाला। अब सोशलिज़्म वर्सेस हम कम्युनिज़्म जो है वो कम्युनिज़्म देखते हैं, तो अगर आसान और सादा लफ्ज़ों में सोशलिज़्म और कम्युनिज़्म को डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सोशलिज़्म से मुराद एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करती है वर्किंग क्लास। इस तरह कम्युनिज़्म से मुराद एक ऐसी क्लास है और जो
मुराद एक ऐसी क्लास और स्टेटलेस सोसाइटी है जो बन सकती है अगर कैपिटलिस्ट को ख़त्म किया जाए। तो मार्क्सिस्ट का ये बिलीव था कि अगर सोशलिज्म आता है तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का वकूफ़ पज़ीर हो जाता है, सोशल जस्टिस होगा और एक इकॉनमी वही चीज़ जो इकॉनमी में वही होगा, जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करेंगे वही उनकी इकॉनमी होगी। जिन लोगों को ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वही चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब सोशलिज्म की जगह कम्युनिज़्म ले लेगा। अक्सर लोग जो हैं वो कम्युनिज़्म और सोशलिज्म के जो इंटरचेंज है इसको इंटरचेंजेबली को यूज़ करते हैं कि ये एक ही चीज़ हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं। तो मार्क्सिज्म का कंसेप्ट था। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के कंसेप्ट को अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इस तरह समझा जाता है कि जो सोसाइटी में जो ऑपरेशन होता है ड्यू टू कैपिटल सोसाइटी और मॉनेटरी एंड बेनिफिट्स आर कंट्रोल्ड बाय अपर एंड एलीट क्लास। तो अपर एंड एलीट क्लास जो है वो बेनिफिट्स को कंट्रोल करती है और सोसाइटी में जो ऑपरेशन का कंसेप्ट होता है, इस सोसाइटी में जो ऑप्रेस्ड होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जो इस सोसाइटी में ज़्यादातर ऑप्रेस्ड लोग हैं वो बेसिकली वुमेन होती हैं। तो इससे ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म है। फिर कार्ल मार्क्स ने ये एक्सप्लेन किया है था कि जो इसमें टू टाइप्स होती हैं, किस चीज़ की, लेबर की टू टाइप्स होती हैं, एक प्रोडक्टिव होता है और दूसरा अनप्रोडक्टिव होता है। अब प्रोडक्टिव कौन सा होता है? प्रोडक्टिव होता है जिसमें हमें कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्ट मिल रहा हो, जैसा कि नाम से ज़्यादा प्रोडक्टिव, कुछ चीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है? कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई यानी मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। और जो अनप्रोडक्टिव है उसमें जैसा कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। अब अनप्रोडक्टिव की एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में औरतें होती हैं, ठीक है, वो हमारे घर में सारे काम करती हैं। लाइक अगर किसी की बहन है तो वो कपड़े वगैरह इस्त्री करवाता है, घर की सफाई करवाती है हम, ठीक है, तो उनको हम इतना सराहते नहीं हैं, कहते हैं कि ये तो उनका काम है, ठीक है। और वी डोंट पे देम, हमारे वो सारे काम करती हैं, वो डोमेस्टिक लेबर करती हैं, लेकिन हम उनको पे नहीं करते। अगर वही काम हम बाहर से करवाते हैं तो वो कितना महंगा होगा। अगर वही हम घर पे करने लग जाएं तो ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग एटलीस्ट हमें उनको समझना चाहिए, उनके उनके जो लेबर वर्क है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और मिसाल हम दे सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं कि अगर एक औरत जो है वो जैसे घर में बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, तो कितना मुश्किल काम है, ठीक है, एक बेबी को अपने अंदर 9 मंथ तक रखना। अगर यही काम जो है वो अगर बाहर से करवाते हैं, एक टेक्निक, एक मूवी थी मिमी जो आई है, इंडियन मूवी है, इसके अंदर वो एक इंग्लिश कपल आता है बाहर से और वो इंडियन औरत को हायर करते हैं। वो एक टेक्निक के ज़रिए वो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हायर करते हैं कि अपने पेट के अंदर जो है वो हमारे इस तरह बेबी को जन्म देना है, बर्थ देनी है। तो उसमें वो कितने पैसे डिमांड करते हैं? 20 लाख रुपए उससे मांगते हैं। बहुत बड़ी रकम है 20 लाख रुपए। तो वही कह रहा है कि जो जो बर्थ है वो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो हम देते हैं और हम उनको फिर जो है वो कुछ समझते भी नहीं हैं। वो अब चाइल्ड लेबर कर रही होती हैं औरतें, लेकिन हम उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उनका डोमेस्टिक लेबर को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो इस तरह जो है वो घर में रहकर ऑप्रेस्ड होती हैं। और अगर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं तो वो बाय क्लास जो है ऑप्रेस्ड होती हैं। तो इस तरह ये हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिव क्लास की, कि अनप्रोडक्टिव की और प्रोडक्टिव क्लास की। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने एक रिप्रोडक्टिव लेबर को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें वो प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस किया जाता था। इसमें रिप्रोडक्टिव वाले में भी वही एग्जांपल्स है कि जैसे घर के लोग काम करते हैं तो हम उनको जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते, वो भी लेबर ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई वेजेस नहीं होती। अब बाहर लेबर काम कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई उजरत होगी, कोई कोई तनख्वाह होगी। अब शॉर्लट जो था वो ये कहता है कि जब आप वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्राइवेट स्पेयर में, तो वहाँ से बेसिकली जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पर इसको इसके लेबर एक्नॉलेज किया जाए, इसके लेबर को एक्नॉलेज किया जाए, उसके प्राइवेट स्पेयर को पब्लिक स्पेयर में लेके आओ। अब कुछ ख़वातीन जो बाहर जॉब भी करती हैं और घर का भी देखती हैं तो वो एक टाइम पे 2 लेबर कर रही होती हैं, 2 लेबर टाइप कर रही होती हैं, मतलब 2 तरह की जॉब कर रही होती हैं। तो इस तरह से वो डबल ऑप्रेस्ड होती हैं।
अब जो मैन है वो घर की हद तक ऑप्रेसर है, बाहर वो भी ऑप्रेस्ड होता है सोसाइटी की वजह से, बाय कैपिटल सोसाइटी। बट वुमेन दोनों तरफ से सोसाइटी जो है ऑप्रेस्ड होती है, एक घर में बाय बाय हर हस्बैंड और एक बाहर बाय हर सोसाइटी। तो एक तरफ तो मैन ऑप्रेस्ड से ऑप्रेस्ड हो रही है और दूसरी तरफ किससे हो रही है, क्लास सिस्टम से ऑप्रेस्ड हो रही होती है। तो इस तरह वो डबल मार्जिनलाइज्ड हो रही होती है। तो ये एक कंसेप्ट था जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का कंसेप्ट था। ये थोड़ा सा हार्ड है मार्क्सिज्म को समझना, और क्योंकि इसमें ऐसी टर्म यूज़ की गई हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसमें इसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है वो वही होता है कि जो मार्क्सिज्म है उसमें हमने कम्युनिज़म और सोशलिज़म को देखना है और कैपिटलिज़म को डिस्कस करना है। कैपिटलिज़म क्या है, कम्युनिज़म क्या है। इसमें बेसिकली क्लास को डिफरेंस किया गया है, क्लास, ठीक है, क्लास डिफरेंस, एलीट क्लास और लोअर क्लास, उस चीज़ को। अब हम बढ़ते हैं कि इसको हमने किसी भी जो टेक्स्ट है उस पे कैसे अप्लाई करना है। जैसे हमारे सामने कोई भी टेक्स्ट आता है तो हम उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्सिज्म की थ्योरी को उस पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम किन एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब जब कोई भी मार्क्सिस्ट क्रिटिक किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करता है तो वो पावर और मनी को जो है वो मद्देनज़र रखता है, अपने टारगेट पे रखता है। इस वर्क को केयरफुली रीड करता है। इस तरह जब भी आपने किसी वर्क को मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है या क्रिटिसाइज़ करना है तो कुछ सवालात हैं उनको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहला सवाल क्या है, इस वर्क में क्लास का क्या किरदार है, यानी एलीट क्लास कैसे रोल प्ले कर रही है और जो लोअर क्लास है वो कैसे प्ले कर रही है। और जो है ऑथर उसमें उसने डिफरेंट क्लासेस के रिलेशंस को किस तरह एनालाइज किया है। जैसे कि हम एक नावल ले लेते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल ले लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उसमें वर्किंग क्लास कौन सी है, ठीक है। उसमें वर्किंग क्लास जो लोअर क्लास है वो जो मिस्टर बेनेट, वो वाली क्लास जो है वो मिस्टर बेनेट और उसकी डॉटर्स, वो वाली वर्किंग क्लास है। और मिस्टर डार्सी जो है, मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगली ये कैरेक्टर्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर। तो मैं उस नावल का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें वो एलीट क्लास के लोग हैं। तो इसमें क्लास डिफरेंस कैसा आ जाता है, जब वो लेडी कैथरीन जो है वो एलिजाबेथ को से क्वेश्चन करती है, उसको टारगेट करती है, तब उसके दरमियान वो अपने क्लास को, अपने एलीट क्लास को जो है वो रोब उस पर कायम करना चाह रही होती है, उसको दिखाना चाह रही होती है कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है और कितना डिफरेंस है उनके दरमियान। अब इसमें अपने आपको पता चल गया कि इस वर्क में जो क्लास डिफरेंस कितना है एलीट क्लास और लोअर क्लास में, और ऑथर ने उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया है और रिलेशंस को किस तरह एनालाइज किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद उसको जो मार्क्सिज्म के थ्योरी को अप्लाई करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। उसमें वर्क के कुछ कैरेक्टर्स को ऑप्रेस किया जा रहा होता है, तो उन लोगों ने ऑपरेशन पर किस तरह का वो पाया। अब इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर लग रहा है जिस पे को ऑप्रेस किया जा रहा था, ठीक है। उसमें जो गर्ल्स होती हैं उसके तमाम कैरेक्टर्स को ही ऑप्रेस किया जा रहा था। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे कि हमें जो है वो एलिजाबेथ का कैरेक्टर है जिसको ऑप्रेस किया जाता है। जब वो कहते हैं कि तुम फिलिप से शादी कर लो, तो उसकी माँ उसको कहती है कि तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी, जो भी वो कहती है। तो इस तरह वो उसको ऑप्रेस करते हैं कि तुमने ये ही करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह उसे इस स्पेसिफिक वर्क को ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जो हम नावल को एनालाइज़ कर रहे हैं ना, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं नावल को इस तरह एनालाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एग्जांपल के साथ एनालाइज़ कर रहा हूँ और ये मेरे पॉइंट्स हैं। मे बी आपने पूरा नावल पढ़ा हो और आपको लगे कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि किस तरह उस स्पेसिफिक वर्क को स्टेटस क्यू के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या उसे अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, अगर हाँ तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो वर्क ऑपरेशन के बारे में क्या कहता है, क्या इसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया गया है या ब्लेम किया गया है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं अपने माइंड में रखते हुए आपने किसी भी जो है वो नॉवल को या किसी भी वर्क को जो है वो अपने एनालाइज करना है और थ्योरी अप्लाई करनी है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्या वो वर्क किसी किस्म के जो है वो यूटोपियन विजन को सोल्यूशन के तौर पर रिकमेंड करता है, और इन सोल्यूशन के तौर पर काबू किस तरह पाता है, इन प्रॉब्लम्स पर काबू किस तरह पाता है यूटोपियन विजन के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो इस तरह आप ना जो है वो कोई भी
किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो मार्क्सिज्म की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्सिज्म की थ्योरी में बेसिकली पावर को दिखाया गया है और मनी और क्लास सिस्टम। मनी की किस तरह डिवीजन हुई हुई है और पावर किस तरह दिखाई हुई है और ऑपरेशन किस तरह है और फेमिनिस्ट एस्पेक्ट्स भी बयान कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मार्क्सिज्म को देखा, मार्क्सिज्म को समझाने की मैंने फुल कोशिश की आप लोगों को और फेमिनिस्ट मार्क्सिज्म को डिस्कस किया। फिर हमने उसको एक थ्योरी पे भी एक टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।